अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस। चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ इस सेशन में हम शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन सेल सर्वाइव विदाउट एनर्जी। तो इसका आंसर है नो, सेल कांट सर्वाइव विदाउट एनर्जी, ऑल द सेल नीड एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी ज़रूरी है। विदाउट एनर्जी कोई भी सेल कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। माइनर से मेजर जितने भी फंक्शन हैं उनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मेन एनर्जी के बगैर सेल सर्वाइव नहीं कर सकता और ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, इसलिए एनर्जी ज़रूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज दीज वर्ड इन सच अ वे एज टू शो हाउ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर रीचेस टू इनटू योर ब्लड। मतलब हवा से हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, वो वे हमने ये जो नीचे दिए हुए वर्ड्स हैं उससे ये बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हवा है, हवा से नॉस्ट्रल में जाते हैं ये जो नथने होते हैं, उसके बाद नेजल कैविटी में इंटर होती है हवा। ठीक है। नेजल कैविटी से होती हुई ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, अल्वेलाई एंड फाइनली ब्लड कैपिलरीज। देन ब्लड कैपिलरीज से जो है वो डिफरेंट सेल यानी जिस सेल में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वहाँ पहुँच जाती है। ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, विच सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। मतलब ब्लड जो है वो कौन से सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट करता है, किस कौन कौन से सब्सटेंस को कहाँ कहाँ लेके जाता है। तो ब्लड जो होता है वो डिफरेंट सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी सब्सटेंस हमारे सेल्स को पहुंचता है तो उसको पहुंचाने का काम एज ए व्हीकल के तौर पर ब्लड काम करता है। यानी ब्लड जो है जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको ब्लड ही पहुंचाने का काम करता है। उनमें हमारे पास आती है न्यूट्रिएंट्स होता है, ऑक्सीजन होता है, मिनरल होती है, हार्मोन होती है, आयन, एंजाइम, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेल करते हैं तो ये सारी जितनी भी सब्सटेंसेस जो भी है, माइनर है या मेजर है, वो सारी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है, चाहे वो बॉडी के इन आती है या बाहर से। में ज़्यादातर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो ब्लड ही करता है। ठीक है। माइनर से मेजर है जितने भी सब्सटेंसेस है उसके ट्रांसपोर्ट का काम ब्लड करता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन। और ये ए है और बी आर्टरियम एंड वेंट्रीज, वेंट्रिकल्स। ठीक है। तो आर्टरी एंड वेन्स, आर्टरी जो है ये वो वेजल्स होती हैं जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ट्रांसपोर्ट करती है। मतलब इट कैरी, the artery carry oxygenated blood from the heart to all parts of the body except pulmonary artery। pulmonary artery के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि pulmonary artery जो है ये इसका फंक्शन जो है वो जस्ट जो हार्ट होता है, ठीक है, उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना है। ठीक है। ठीक है, यानी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन ये है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। इसके अलावा जितनी भी आर्टरी हैं उनका काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है। इसके अलावा वीन जो है, वीन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आना। मतलब जहाँ जहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको हार्ट की तरफ ले जाने का काम कौन करता है, वीन करता है। फिर वहाँ से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको लंग्स को पहुँचाया जाता है। लंग में उसकी ऑक्सीजनेशन होती है, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है और दोबारा हार्ट में आता है। फिर हार्ट से आर्टरी उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में लेके जाता है। तो आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द heart to all body parts except pulmonary artery, while vein carry deoxygenated blood from all body part to heart except pulmonary vein। pulmonary vein वो वेन होती है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है।
इसके अलावा जितनी भी वेन है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। सिमिलरली पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करती है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है आर्टरियम और वेंट्रिकल में क्या डिफरेंस है। तो हार्ट को हम 4 चैम्बर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड करते हैं, फिर उसको 4 चैम्बर में डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। जो अपर 2 पार्ट्स होते हैं उसको हम कहते हैं आर्टरियम्स, ठीक है। ये वो पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है। मतलब ये ब्लड रिसीविंग सेंटर्स होते हैं या ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, जो ब्लड को जस्ट रिसीव करते हैं। जबकि जो लोअर 2 पार्ट्स होते हैं उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये वो पार्ट्स हैं जो ब्लड को पुश करते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, वो ब्लड को इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पुश आउट करते हैं, ठीक है। फिर आर्टरी के थ्रू होता हुआ मुख्तलिफ पार्ट्स में पहुंच जाता है। जो वेंट्रिकल्स होती हैं इनकी वॉल्स थिक होती हैं क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पुशिंग के दौरान। जब ये पुश करते हैं तो उन पर प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए इनकी वॉल जो है वो थिक्स होती है और स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। मतलब इनकी वॉल मोटी भी होती है और स्ट्रांग भी होती है क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। हाउ ब्लड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, यानी ब्लड जो है वो बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है। तो जो ब्लड होता है उसके लिए एक कम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद होता है, एक स्पेसिफाइड सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के थ्रू ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करता है, ठीक है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हार्ट और वेजल्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। वेजल में हमारे पास 3 किस्म की वेसल्स आती हैं जिसको हम आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज कहते हैं। आर्टरीज का काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ है, यानी इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना होता है। वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हार्ट को, जबकि कैपिलरीज जो होते हैं वो इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये छोटे छोटे माइक्रो वेसल्स में डिवाइड हो जाता है जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, जो ब्लड्स या डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेल्स के साथ एक्सचेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये जितनी भी सब्सटेंसेस है ये ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे ही ब्लड सर्कुलेट करता है। तो ब्लड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी थ्रू अ सिस्टम नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, arteries, vein and capillaries. Blood help in the transport of different substances across the body and also removal of waste product. जितनी भी waste product है वो ब्लड के थ्रू रिमूव होती है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कंपेयर रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग, यानी रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग का कंपैरिजन करें कि रेस्पायरेशन क्या होती है और ब्रीथिंग क्या होती है। तो जो रेस्पायरेशन है ये एनर्जी रिलीजिंग, मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि जहाँ पे भी रेस्पायरेशन होगी वो एनर्जी रिलीज प्रोसेस होगा, उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होगी, ठीक है। इसके अलावा ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है 2 सब्सटेंसेस के दरमियान, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन के दरमियान एक रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस में एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है, जबकि डिफरेंट रिएक्शन होते हैं वो एंजाइम उसको कैटेलाइज करते हैं। एंजाइम के बगैर वो रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं हो सकती, स्टार्ट ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब ब्रीथिंग जो है ये जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस है, मतलब इसमें जस्ट गैसेस एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। इनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट it is just a physical process because in this process there is no release of energy। जब एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो उस प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि ये सेल के बाहर होते हैं,
जो रेस्पिरेशन होता है ये विद इन द सेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। तो इसका आंसर है कि रेस्पिरेशन इज अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, इट नीड ऑक्सीजन, इट इज अ chemical process in which reaction between glucose and oxygen takes place. It need enzyme and occur within the cell. ठीक है। अच्छा जी, it need in अच्छा ब्रीथिंग में it is physical process, no energy releases, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, no enzyme needed required, किसी भी एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती, occur outside the cell, सेल के बाहर होता है, ओनली एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज होता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। लॉन्ग क्वेश्चन में पहले लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कि हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये हमारे पास पेज नंबर 16 पे मौजूद है कि एरोबिक एंड सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ टू इट कैन टेक प्लेस विद और विदाउट ऑक्सीजन, टेक प्लेस इन द इफ, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, अगर विदाउट ऑक्सीजन होगा तो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो इसका आंसर पेज नंबर 16 पे मौजूद है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल, देन सम सेल temporarily shift to anaerobic respiration. This releases a small amount of energy from food as compared to aerobic respiration. Waste product can be lactic acid or alcohol and carbon dioxide. तो ये जो है ये हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन आ जाती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ डू respiratory and circulatory system work together to provide body cell with material they need। कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर काम करते हैं और हमारे बॉडी को मुख्तलिफ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, जो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम है ये दोनों हमेशा कंबाइन ही काम करते हैं, क्योंकि जब बॉडी को मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन एक अकेले रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको सेल तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ऑक्सीजन सेल को हर वक्त ज़रूरत होती है। ये मैं आपको एक मिसाल से समझा रहा हूँ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हवा से जस्ट उसको इनहेल करते हैं, बॉडी के अंदर लेके जाते हैं लंग्स में, फिर लंग्स से हर एक सेल को पहुंचाने का काम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। मतलब ये दोनों लाजिम व मलजूम है, दोनों होंगे तो हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, नहीं होगी लंग्स तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन हर एक सेल तक इसको पहुंचाना रेस्पिरेटरी सिस्टम का की बस की बात नहीं है। तो इसलिए ये दोनों जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्ड होती हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होती हैं एवरी सेल में, तो ये दोनों कंबाइनली वर्क करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इसका आंसर मैंने किया हुआ है, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर in order to provide vital substances needed by the cell। ठीक है, needed by cell। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनहेल ऑक्सीजन इनटू अ लंग, ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर इनहेल करते हैं। इन द सेम टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम ब्रिंग ब्लड टू द लंग, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड को लंग के अंदर लेके ले जाता है। ठीक है, जब उसके साथ कंबाइन होता है ऑक्सीजन ब्लड के साथ, and carry oxygen rich blood and other material from lungs and other body part to the cell needed for the process of respiration। तो respiration process में जिसकी ज़रूरत होती है तो वो सेल के अंदर लेके जाते हैं। and when waste product produced during different processes also removed by the respiration and circulatory system। देखिए यहाँ पे भी एक बात बनती है कि रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करके वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझनी की है, क्योंकि सेल में मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो
सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के अंदर लेके जाता है। अब लंग्स से उसको बाहर यानी बॉडी से बाहर करना रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम अकेले हो तब ये प्रोसेस नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम एलान हो अकेले हो तब ये काम नहीं कर सकता। ये दोनों कंबाइन होके उसको रिमूव करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम टुगेदर बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है, रिमूव by respiration and circulatory system together by different mechanism like circulatory system carry blood rich in waste, for example oxygen and urea to lungs and kidney respectively. Then from lung respiratory system exhale carbon dioxide, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने का काम फिर रेस्पिरेटरी यानी लंग्स तक तो सर्कुलेटरी सिस्टम लेके आ सकता है, उससे बाहर वो उसको आउट नहीं कर सकता, एक्सेल नहीं कर सकता। तो वो कौन सा सिस्टम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस तरह ये दोनों सिस्टम एक साथ काम करके मुख्तलिफ सब्सटेंसेस सेल को रिक्वायर्ड होती हैं या सेल में वेस्ट प्रोड्यूस होती है उसको एक्सेल करते हैं, आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन, मतलब हमने स्ट्रक्चर को देखना है और फिर जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो देखिए ऑक्सीजन है 21% जब हम एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है उस हवा में। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इनहेल करते हैं, मतलब जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, तो उस वक्त उसकी कंसनट्रेशन 0.04% होती है, ठीक है। जब एक्सहेल करते हैं यानी जिस्म लंग से रिलीज़ होती है, ठीक है, एक्सहेल करते हैं तो उस वक्त उसकी परसेंटेज 4% हो जाती है, मतलब इंक्रीज़ हो जाती है। नाइट्रोजन जो है वो अनचेंज रहती है। जो एयर हम इनहेल करें तो 78% या एक्सहेल करें 78% वो अनचेंज रहती है। वाटर वेपर जो है वो वेरिएबल होती हैं इनहेल के वक्त, जबकि एक्सहेल के वक्त वो सैचुरेटेड हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने क्वेश्चन देखने हैं और उसके आंसर सॉल्व करने हैं। वाई ऑक्सीजन परसेंटेज इज रिड्यूस इन द एयर दैट इज ब्रीथ आउट, कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की परसेंटेज क्यों रिड्यूस होती है, क्यों कम होती है। तो ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ एयर ऑक्सीजन बाइंड टू ब्लड एंड यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एयर, दैट्स वाई ऑक्सीजन रिड्यूस। मतलब जब हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती हैं, ब्लड के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट सेल में चली जाती हैं। उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हवा में इंटर हो जाती हैं और हवा जो ऑक्सीजन होती है वो उसको बॉडी यूटिलाइज करते हैं। तो इसी वजह से जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। अमाउंट ऑफ विच गैस इज़ अनचेंज एंड दैट्स वाई, जो नाइट्रोजन है ना उनकी कंसंट्रेशन जो है वो अनचेंज रहती है, ठीक है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं होता, वो इस्तेमाल नहीं होती उस प्रोसेस में, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन जो है वो अनचेंज रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं आता। जिस तरह हम ऊपर चार्ट में दे सकते हैं कि 78% ही रहती है। वजह ये है कि ये इस्तेमाल नहीं होती, जिस तरह हवा में अंदर जाती है उसी तरह बाहर हो जाती है, ठीक है। अच्छा ये थर्ड वन है, वाई कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज इज़ इंक्रीज्ड इन द एक्सहेल एयर, कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से लंग्स में आती हैं और वहाँ से हवा के थ्रू बाहर हो जाती है। मतलब जो हवा हम इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसका पार्ट बन के एक्सहेल हो जाती है, बाहर रिमूव हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में रिलीज़ होती हैं, जो रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट होता है। मतलब रेस्पिरेशन में बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो हवा में रिलीज़ हो जाता है और जब वो हवा हमारे लंग से बाहर आती हैं तो इस वजह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। तो बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एज बाई प्रोडक्ट, ठीक है, इस वजह से उसकी कंसनट्रेशन। चलिए उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं द फॉलोइंग डायग्राम शो स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन। ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है। अब हमने इसको देखना है और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच ब्लड वेसल कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप, तो इनमें जो सबसे छोटी होगी उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकेंगे। तो कैपिलरी इज़ द ओनली कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, ये ओनली वेजल है जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। इसके अलावा जो आर्टरी और वेन है ये हमें सामने हम अपने हाथ को बंद करें, ठीक है, तो उसमें भी हमें ये नज़र आना शुरू हो जाएगी जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। तो ये दोनों हम नेक्ड आई से देख सकते हैं और कैपिलरी को नहीं देख सकते, इसलिए हम माइक्रोस्कोप
यूज़ करते हैं इसको देखने के लिए। अच्छा जी, बी है विच ब्लड वेसल विल होल्ड मोर ब्लड देन द अदर टू। ठीक है, इन तीनों यानी आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में सबसे ज़्यादा ब्लड कौन सी वेसल में होगी? तो वीन विल होल्ड मोर ब्लड बिकॉज दे आर थिनर इन साइज इज कम्पेयर टू। ये जो है ये थोड़ी सी पतली होती है, ठीक है, इसका साइज़ ज़्यादा होता है दूसरे दोनों के मुकाबले में। जो आर्टरी और कैपिलरी होती हैं उसके मुकाबले में जो वीन होती हैं इनका साइज़ ज़रा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसमें जो ब्लड है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने अस्पतालों में देखा होगा जब ब्लड लेते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट वगैरह के लिए, तो वो वीन से निकालते हैं। ठीक है, इसकी वजह ये है कि इसमें ब्लड ज़्यादा होती है जो आसानी से हम वो ले सकते हैं फॉर सैम्पलिंग प्रोसेस। वाई पल्स रेट प्रोड्यूस बाय आर्टरीज। कह रहे हैं कि आर्टरी में पल्स क्यों प्रोड्यूस होती है, वीन में क्यों प्रोड्यूस नहीं होती? क्योंकि वीन में जो ब्लड आता है ना वो बॉडी पार्ट्स, दूसरे बॉडी पार्ट्स से आते हैं, उन पर प्रेशर नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो आर्टरी होती हैं जब हार्ट उसको ब्लड को पुश करता है इनमें तो उस पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, उससे जब प्रेशर पड़ता है तो उस प्रेशर की वजह से जब हार्ट बीट करता है तो उस बीट का प्रेशर की वजह से वो बीट यानी पल्स रेट जो है वो आर्टरी में हम फील करते हैं। तो इस वजह से उस प्रेशर की वजह से जो हार्ट उस पर एग्जर्ट करता है, जो दबाव उसके ऊपर डालता है, उस वजह से हम पल्स रेट जो है वो आर्टरी में फील कर सकते हैं। ठीक है, उसमें प्रोड्यूस होती हैं, वेन में नहीं हो, बिकॉज हार्ट एग्जर्ट प्रेशर by pushing blood into aorta which move to artery। जो आर्टरी में मूव करते हैं वो प्रेशर, जिसकी वजह से हम पल्स रेट जो है वो वहाँ पे उसको महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूस होता है इन आर्टरीज। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अनम मैयर, हर पल्स रेट बिफोर शी एक्सरसाइज इट इज 60 बीट per minute. She exercised for 20 minutes and 20 मिनट के लिए वो एक्सरसाइज करते हैं। एंड मैयर हर पल्स रेट अगेन, शी देन मैयर इट एवरी मिनट फॉर सेवरल मिनट्स, शी ड्रॉ अ ग्राफ टू शो हर रिजल्ट। वो अपना रिजल्ट शो करती है। तो इसके साथ कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। वाई डज हर पल्स रेट कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज? क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान जो है वो मोर ब्लड की ज़रूरत होती है, मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होगी, तो इसलिए ब्लड जो है वो मोर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं टू द मसल सेल। तो इस दौरान जब ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करेगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी नॉर्मल से, तो इस वजह से उसकी पल्स रेट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम नॉर्मल चलते हैं, ठीक है, तो हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। जब हम तेज़ चलेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आना होगा सेल के अंदर ताकि ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो इसलिए उससे पल्स रेट ज़्यादा होते हैं अगर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और या हम एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं। ठीक है, तो एज ड्यूरिंग एक्सरसाइज मोर ब्लड फ्लो, मोर प्रेशर एग्जर्ट ऑन आर्टरी, दैट्स वाई पल्स रेट कीप ऑन इंक्रीजिंग। जो पल्स रेट है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी टाइम मिनट्स डज हर पल्स रेट रिटर्न? इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू द चार्ट 20 मिनट्स। देखो 30 पे स्टॉप किया ना उसने एक्सरसाइज, ठीक है, 50 पे वो नॉर्मल आया, यानी 30 to 50 20 मिनट्स के बाद तकरीबन वो नॉर्मल पे पहुंच गया, यानी 20 मिनट्स कम से कम उसको लगेंगे ताकि उसका पल्स रेट जो है वो नॉर्मल पे है। ये देखिए 30 पे उसने स्टॉप किया ना, ठीक है, उसके बाद 20 मिनट्स, 10 मिनट्स और 40 to 50 यानी 20 मिनट्स it will take to return to normal. After 20 minutes of stopping exercise, pulse rate will return to normal. ये 20 मिनट्स के बाद जो है वो पल्स रेट नॉर्मल पे आ जाएगी। What can be concluded from her result? उसके रिजल्ट से हमने क्या कंक्लूड किया है? तो it is concluded that during exercise pulse rate increase once exercise start for some time.
इट रिमेन कांस्टेंट एंड देन ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि जब वो एक्सरसाइज स्टॉप करेगी, ठीक है, यानी एक्सरसाइज शुरू करेगी तो उसका पल्स रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, जब स्टॉप करेगी, ठीक है, स्टॉप किया उसने तो थोड़े से टाइम के लिए वो कांस्टेंट रहा। ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए, फिर उसके बाद नॉर्मल पे रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, यानी नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएगा। तो इट इज़ कंक्लूडेड दैट ड्यूरिंग एक्सरसाइज पल्स रेट इंक्रीजेस वंस एक्सरसाइज स्टॉप और समटाइम इट रिमेन कांस्टेंट एंड देन ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल। आहिस्ता आहिस्ता से नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 2, यूनिट 2 का एक्सरसाइज नंबर 2। तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी मिलेगी।